धनीराम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ धनकोली में रहता था। धनीराम पेशे से एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर जाया करता था। धनीराम की पत्नी सुमित्रा मां बनने वाली थी। सुमित्रा को गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। एक दिन सुमित्रा धनीराम से बोली, आज मुझे संतरे, पके हुए आड़ू खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप मेरे लिए बाजार से ले आएंगे? जरूर ले आऊंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। धनीराम पत्नी सुमित्रा के कहने पर उसके लिए बाजार से संतरे और पके हुए आड़ू लेकर आता है। सुमित्रा बहुत सारे संतरे और पके हुए आड़ू खा लेती है और साथ ही गलती से फलों के कुछ बीज भी निगल जाती है। रात के समय जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती है तो उसे अपने बचपन में सुनी वो बातें याद आ गई थीं कि अगर आप गलती से बीज निगल जाते हो तो रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाते हो। डर के मारे वो उस रात सो नहीं पाई और अजीब अजीब से सपने उसे आते रहे कि वो अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। सुबह उसने अपने पति धनीराम को सपनों के बारे में बताया। तुम बिना बात के ही परेशान हो रही हो। तुम्हारे इन सपनों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखो। अब ये समय फिक्र करने का नहीं है। सुमित्रा को फिर भी चैन न मिला। उसने अपनी दाई सवित्रो से भी अपने सपने के बारे में बताया। अरे बेटिया, तू काहे परेशान होती है? तूने सपने में हरे भरे आम के पेड़ और हरे भरे पेड़ ही तो देखे हैं। तुझे पता है इन सब का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता इन सब का क्या अर्थ होता है। तू एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और संतान सुख भोगेगी। पर सवित्रो की बात गलत साबित हुई और बच्ची को जन्म देते ही सुमित्रा की मृत्यु हो गई। सवित्रो ने देखा कि वो छोटी नन्ही कलियों में बदल रही है। जब तक उसने बच्ची को नहलाया वो कलियां पूरी पत्तियों का रूप ले चुकी थी। हालांकि उसने उन्हें एक एक करके चुनना शुरू कर दिया था, पर वे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से किसी घास की तरह उगने लगी थीं। जब तक सुमित्रा की पलकों को उन पत्तियों ने ढका वो मर गई, क्योंकि पत्तियों द्वारा उसके शरीर के सारे रक्त को चूस लेने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। सवित्रो ने पूरी कोशिश करके उसके शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले और उसके बाद ही सबको बच्ची के जन्म की सूचना दी। उसने धनीराम से कहा, मैं सुमित्रा को अपनी बहन की तरह मानती थी। इस बच्ची को जन्म देते ही वो संसार छोड़ के चली गई। इसलिए जब तक ये बच्ची शादी योग्य नहीं हो जाती और किसी योग्य वर से इसका विवाह नहीं हो जाता, मैं इसकी देखभाल करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं इस बच्ची के साथ रह सकती हूँ? मुझे कैसी आपत्ति हो सकती है? तुमने ऐसा कहकर मुझे इस चिंता से मुक्त कर दिया कि मेरी इस छोटी सी दूध पीती बच्ची को बिना माँ के मैं अकेले कैसे पालूंगा। असल में सवित्रो को डर था कि कहीं शिशु के शरीर में से भी पत्तियां ना फूटने लगें और उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। धनीराम ने अपने घर के पिछवाड़े में सवित्रो के लिए एक घर बनवा दिया ताकि वो वहां रहते हुए बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उस बच्ची का नाम तेजी मोली रखा गया, लेकिन सब लोग उस बच्ची को प्यार से तेजी कहते थे। समय के साथ तेजी भी बड़ी होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया और कुछ लोग धनीराम के घर उससे मिलने आए। धनीराम, सुमित्रा को गए काफी समय हो चुका है और अब ईश्वर की कृपा से तेजी भी कुछ बड़ी हो गई है, परंतु माँ तो माँ होती है। उसे कुछ समय में माँ की जरूरत पड़ेगी, तब तुम अकेले उसकी परवरिश नहीं कर सकोगे। इसलिए हम सब तुम्हें ये सलाह देने आए हैं कि तुम्हें अपनी बेटी तेजी के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। भाई, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या पता कि मेरे दूसरे विवाह से जो स्त्री इस घर में आएगी वो मेरी पुत्री को एक माँ का प्यार देगी या नहीं। धनीराम, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हर सौतेली माँ खराब नहीं होती।
हमारी बात पर विचार करना। गांव वालों के जोर देने पर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया। इस बीच सवित्रो तेजी के शरीर से कम 4 बार अलग अलग तरह की पत्तियां निकाल चुकी थी। ऐसा करने के लिए वो कभी उसे हल्दी का लेप लगाती तो कभी सोयाबीन का लेप, ताकि उसे पत्तियां खींचकर निकालनी ना पड़े। इस तरह के लेप लगाए जाने की वजह से तेजी के रंग में लगातार निखार आता जा रहा था। तेजी न सिर्फ सुंदर थी, वरन उसकी आंखें भी अंडाकार थीं और पलकें घनी थीं। दूसरी तरफ तेजी की सौतेली माँ शोभा खुद से बुदबुद करती रहती। न जाने इस कमबख्त तेजी पर ऊपर वाले ने कैसी कृपा कर रखी है, जो इसका रूप रंग निखरता ही जा रहा है। इसे तो एक दिन मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बड़ा घमंड है इसे और इसके बाप को इसके रंग रूप पर। तेजी की सौतेली माँ शोभा उसे देखकर जहाँ हैरान रह जाती, वहीं उसे जलन भी होती। पर सवित्रो को हमेशा तेजी की चिंता सताए रहती थी कि कहीं उसे भी कुछ हो ना जाए, वरना इस बिन माँ की बच्ची का क्या होगा। एक दिन धनीराम के घर पर जब वो बाहर अपना सामान बेचने जाने के लिए सामान बांध रहा था, अचानक तेजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अम्मा, अम्मा उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? तुम उठती क्यों नहीं हो? धनीराम दौड़ता हुआ सवित्रो के घर की तरफ जाता है, जहाँ सवित्रो की सोते सोते ही मृत्यु हो गई थी। मत रो बेटा तेजी, तेरी अम्मा भी तेरी माँ की तरह तुझे छोड़कर चली गई है। सब मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं मेरी बच्ची, तू बुरी नहीं है। ये सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे लोगों की तो हमेशा ऊपर वालों को भी जरूरत होती है। उस दिन के बाद तेजी बिल्कुल शांत हो गई। धनीराम कुछ समय तेजी को छोड़कर कहीं नहीं जाता, परंतु व्यापार के लिए बाहर जाना उसकी मजबूरी थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन व्यापार के लिए धनीराम दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी लाल गर्दन वाले हरे रंग के तोते ने धनीराम के घर पर गीत गाया। जब तुम मुझे देखते हो तुम नाराज हो जाते हो। तुम्हारी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई है। तुम शहर से उसके लिए वर कब लेकर आओगे? तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेज थी, जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता है, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म की स्त्री थी। गांव में वो सबसे लड़ती रहती थी और तेजी के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। अगले 6 महीनों की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान मैं अपनी बेटी तेजी के लिए उपयुक्त वर जरूर ढूंढ लूंगा। उसी रात तेजी की उंगली में एक छोटी सी हरी पत्ती उगाई, जिसे उसने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जिसके बारे में सवित्रो ने उसे बताया था। वो अक्सर सवित्रो को याद करके रोती, क्योंकि उसे तो माँ का प्यार उसी से मिला था। दूसरी तरफ धनीराम के जाते ही शोभा का अत्याचार बढ़ गया। वो अपने पुत्रों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और तेजी को बचा हुआ चावल नमक डालकर खाने को देती। रात दिन उससे घर के काम करवाती और सोने के लिए भी उसे बिस्तर नहीं देती। तेजी सारे काम करती और जब उसे माँ की याद आती तो कहीं कोने में बैठकर रो लेती। एक दिन तेजी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया है। क्या आप मुझे उसके विवाह में जाने की अनुमति देंगी? तू अगर विवाह में जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी और जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगी। शोभा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद तेजी को आवाज देती है। अरे तेजी, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ, आपने मुझे आवाज दी। हाँ, तू क्या कह रही थी? तुझे अपनी सहेली के विवाह में जाना है? ठीक है, चली जा, पर समय से वापस आ जाना। तेजी थोड़ी और हिम्मत करके कहती है। माँ, अगर आप मुझे विवाह में पहनने के लिए अपने पुराने सूती कपड़े दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। सूती कपड़े? तो कैसी बातें कर रही है? तुम मेरे महंगे रेशमी कपड़े पहनना शादी में। तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो
और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े पहन नहीं सकती हूँ क्योंकि अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम भी खूब सज कर जाओ। पर क्या तुम अकेली वहाँ जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती हूँ। शोभा तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने उन कपड़ों को एक जूट के थैले में डालते हुए रेशमी वस्त्र की तहों के बीच धीरे धीरे जलने वाला एक अंगार और एक छोटा सा चूहा रख दिया। सहेली के घर जाते हुए तेजी को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वो उसे खोलकर देखना चाहती थी। तभी उसे शोभा की कही हुई बात याद आ गई। शोभा ने उसे हिदायत दी थी, विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोलना, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाएंगे। तेजी ने खुद से कहा, अगर मैंने इस थैली को खोला तो माँ गुस्सा हो जाएंगी, और फिर पहली बार माँ ने मुझे ममता भरी निगाहों से देखा है। मैं उस ममता को खोना नहीं चाहती। मुझे हर हाल में उसे खुश रखना होगा। तेजी और तेजी से चलना शुरू कर देती है ताकि वो जल्दी से अपनी सहेली के घर पहुंच सके। माँ के डर से तेजी चुपचाप चलती रही। उसने अपने थैले से धुआं निकलता देखा नहीं। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह जगह से कटे हुए हैं और कहीं कहीं से जल भी गए हैं, तो वो हैरान रह गई। वो डर के मारे रोने लगी। अब तो माँ कोई बड़ी सजा देंगी क्योंकि मैंने माँ के इतने कीमती कपड़े जो खराब कर दिए। उसकी सखी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। माँ को मैं ये बात कैसे समझाऊंगी? वो मुझे बहुत मारेंगी। उन्हें सब सच बता देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे उपहार में मिले हुए मेरे ये रेशमी वस्त्र पहन लो। तेजी दुखी थी और ये बात भी उसे रुला रही थी कि सखी उससे दूर चली जाएगी, जिसके साथ वो अब तक अपने सारे दुख सुख बांटती आई थी। फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शोभा ने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तू तो इस लायक है नहीं। तूने मेरे रेशमी वस्त्र खराब कर दिए। अब तुझे इसकी सजा तो मिलेगी ही। सजा के रूप में तुझे ये भीगे हुए चावलों को पीसना होगा। तेजी बहुत रोई। माँ, मैंने सचमुच आपके वस्त्र नहीं फाड़े हैं। शोभा नहीं मानी। वो तो कब से तेजी को मारना चाहती थी और अब इस सुनहरे अवसर को वो गंवाना नहीं चाहती थी, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। उसने चावल पीस रही तेजी के दाएं हाथ को ही चावल के साथ पीसना शुरू कर दिया और उससे कहा, अब चावल पीसने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर। तेजी रोते रोते बोली, माँ, तुमने मेरे दोनों हाथों को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। अपने सिर से चावल पीस। फिर डंडे से शोभा ने तेजी के सिर पर मारा और उसके शव को घर के पिछवाड़े दबा दिया। उस जगह से कद्दू की एक बेल निकल आई। कद्दू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखेरता रहता। पौधे द्वारा गाया जाने वाला गीत बहुत ही मधुर होता था। लगता था कि कहीं बहुत दूर कोई स्त्री गा रही है। एक दिन पड़ोसी शोभा से, क्या बात है शोभा बहन, बहुत दिनों से तेजी नहीं दिख रही। हाँ, वो कुछ महीनों के लिए अपनी सहेली के घर गई है, कुछ समय बाद वापस आ जाएगी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री भीख मांगने आई। मालकिन, भगवान के नाम पर मुझे एक कद्दू दे दीजिए। तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तो हफ्ते से कद्दू नहीं पकाया, यहाँ तक कि रोहू मछली के साथ खाने के लिए भी नहीं। मैंने अपने बेटे को आज ही बाजार भेजा है कि कहीं से एक अच्छा कद्दू ले आए। तुमने कहाँ से मेरे घर में कद्दू देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप इस घर की मालकिन हैं, और अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। स्त्री जाने के लिए वापस मुड़ी। शोभा हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने कद्दू कहाँ देखा है, पर अगर ऐसा है तो खुद ही जाकर ले लो। कुछ क्षण बाद वो स्त्री चिल्लाती और रोती हुई वापस आई और बेहोश हो गई। शोभा के तो जैसे होश ही उड़ गए।
उसने पानी लाकर उस स्त्री पर छिड़का। क्या तुम ठीक तो हो? तुमने क्या देखा? होश आने पर स्त्री ने अपनी घबराई हुई नजरें चारों ओर घुमाईं। वो अभी भी कांप रही थी और पसीने से तरबतर थी। उस बेल में भूत है। वो कहती है वो तेजी मोली है और उसकी सौतेली माँ ने रेशमी वस्त्र खराब हो जाने की वजह से उसकी हत्या कर दी। वो कौन है? क्या आप उसे जानती हैं मालकिन? ये सुन शोभा बरामदे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे पूछते ही रहते थे कि तेजी मोली अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। शोभा खुद से बोली, आखिर वो एक बेल ही है। वो तेजी की बच्ची तो मर चुकी है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अभी एक कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े में जाती हूँ और उस बेल को काटकर सारा किस्सा खत्म कर देती हूँ। शोभा कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े जाती है। उसने सुना कोई विवाह के समय गाए जाने वाला विदाई गीत गा रहा है। तुरंत उसने बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे के कोमल बीज चारों ओर बिखर गए। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। फिर वो घर के अंदर जाती है। तुम दोनों मेरे साथ चलो और घर के पिछवाड़े जो कद्दू की बेल निकली है उसके फल फूल बेल सबको काटकर गड्ढे में दबा दो। उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक कोने में दबा दिया। इस बार वहां पर गहरे लाल रंग के आलू बुखारे के फल जैसा पौधा उगाया। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले शोभा के पास जाते हैं। मालकिन, हमें अपने आलू बुखारे के पेड़ में से कुछ आलू बुखारे दे दीजिए। हमारे यहाँ कोई आलू बुखारे का पेड़ नहीं लगा हुआ है। तुम लोग पागल हो क्या? अरे मालकिन, झूठ क्यों बोल रही हैं? आपके घर के पिछवाड़े इतना सुंदर आलू बुखारे का पेड़ है जिसमें लाल लाल आलू बुखारे लटक रहे हैं। शोभा बड़बड़ करती हुई वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी। तभी एक आलू बुखारा जमीन पर गिरता है और उसमें से झाग निकलने लगते हैं। दूसरा आलू बुखारा गिरता है और वो एक बच्चे की आवाज में रोने लगता है। फिर तीसरा आलू बुखारा गिरता है और गाना गाने लगता है। अपने हाथ फैलाने की हिम्मत मत करना। मैं कोई आलू बुखारे का पेड़ नहीं हूँ। मुझे तो रेशमी वस्त्रों की वजह से पीस कर यहाँ दबा दिया गया है। ये मैं हूँ तेजी। दूसरी तरफ धनी राम अपने घर लौट रहा होता है। वो बड़ा खुश था और मन ही मन बोल रहा था, मैंने इस बार की यात्रा में व्यापार के साथ साथ अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर ढूंढ लिया। कद काठी से बलिष्ठ, बड़ों की इज्जत करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, कोई बुरी आदत नहीं है उसमें। वो मेरी तेजी को बहुत खुश रखेगा और उसके जीवन में जितने कष्ट थे सारे कष्ट मेरी बेटी अपने पति के साथ उसके घर रहकर भूल जाएगी। तभी उसकी नजर पानी में खिले कमल पर गई। धनी राम ने ऐसा कमल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो बांस से बनी छतरी जितना बड़ा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने की ही हकदार है। जैसे ही धनी राम उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तभी वो कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, जिसमें वो चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था। तेजी केवल एक ही बार गा सकती थी, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करते हुए जब वो कमल को उखाड़कर फेंकने लगा तो आप ऐसा ना करें और मुझे तोड़कर ना फेंकें। लेकिन जब उसे तोड़ा जाने लगा तो अचानक धनी राम ने देखा कि उस फूल ने अपनी हथेलियां खोल ली हैं। रुको, इस फूल के हाथ हैं और इसके हाथों में क्या है? अरे, इसके हाथ में तो एक नया पान का पत्ता और दूसरे हाथ में चबाए हुए पान का पत्ता है। धनी राम के ऐसा कहते ही उस कमल ने वो दोनों पान के पत्ते धनी राम के दोनों हाथों में थमा दिए। धनी राम कुछ क्षणों के लिए मौन रहा और फिर बोला, अगर तुम वास्तव में तेजी हो तो तुम चातक पक्षी में बदल जाओगी और मेरे दाएं हाथ में रखे चबाए हुए पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। अगर तुम कोई भूत हो जो मुझे छलने की कोशिश कर रहा है तो तुम मेरे बाएं हाथ में रखे ताजे पान के पत्ते पर चोंच मारोगी।
मेरे आदेश का पालन करने में देवी शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। हवा अचानक बहते बहते रुक गई। ऐसा लगा कि कमल सांस ले रहा है। जब धनीराम घर पहुंचा तो पिंजरे में एक चातक पक्षी भी उसके साथ था। शोभा ने उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। तेजी कहाँ है? वो दिख नहीं रही है। शोभा जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी सहेली के विवाह में गई थी और वहीं एक आदमी के साथ भाग गई। हमने शर्म की वजह से ये बात किसी को न बताई। हम सब ने मिलकर तेजी को जगह जगह ढूंढा पर वो कहीं न मिली। ये सुनकर धनीराम एक लाल बॉर्डर वाला वस्त्र लेकर कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने असली रूप में आओ और इस वस्त्र को पहनो। धनीराम इस बार यात्रा में जिस युवक से मिला था वो एक जादूगर भी था और उसने ऐसी बहुत सी चीजें धनीराम को सिखाई थीं जो उसके काम आई। धनीराम ने शोभा को उसके बेटों सहित घर से निकाल दिया। 1 महीने बाद गांव वाले ऐसी भव्य शादी में शामिल हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। शोभा को उसके बाद किसी ने न देखा। हालांकि गांव के बाहरी हिस्से में रहते हुए तीनों बेटे तेजी के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहे पर कभी सफल न हुए। तेजी अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती रही।